फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटोरियल एनालिसिस बाय सिंप्लीफाइड सिविल सर्विसेज। आज 3 जनवरी को टोटल 3 आर्टिकल डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस किया जाएगा वो है द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर इज़ अंडर स्ट्रेन। ये आर्टिकल प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है और मेंस के पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्री और मेंस दोनों एस्पेक्ट कवर करेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल जो डिस्कस करेंगे वो है फॉल्टी कंपल्शन। इस आर्टिकल में हम आधार एनेबल बेस्ड पेमेंट सिस्टम के बारे में बात करेंगे जो सरकार ने कंपलसरी कर दिया है। इसके क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट हैं और क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हैं इसको समझेंगे। मनरेगा के बारे में भी बात करेंगे। हमारा लास्ट आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। रिसेंटली सरकार के द्वारा गोल्डी ब्रार को डेजिग्नेटेड टेररिस्ट अंडर यूएपीए घोषित किया गया है। इसके बारे में समझेंगे, यूएपीए एक्ट को जानेंगे। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। अगर आपको कंटेंट सही लग रहा है तो प्लीज़ आप लोग लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आइए शुरू करते हैं हमारा एनालिसिस। हमारा फर्स्ट आर्टिकल है द ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर इज़ अंडर स्ट्रेन। यह आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2IR मेंस के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। GS3 न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में भी आप ये सारी चीज़ें मेंशन कर सकते हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई सारे ऐसी ट्रीटीज़ आएंगी जो इसमें मेंशन की गई है जो आपको प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है। एक दो ऐसे टर्म्स हैं जो यहाँ पर आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। फॉर एग्जांपल स्ट्रेट क्राइसिस इन न्यूज़, ये कौन सी कंट्री से रिलेटेड है आपको जो है आर्टिकल के एंड में बताना है। शुरू करते हैं आर्टिकल, समझते हैं। टू गेन लेजिटिमेसी एनी ग्लोबल ऑर्डर नीड्स टू फुलफिल 2 कंडीशंस। ग्लोबल ऑर्डर को, कोई भी ग्लोबल ऑर्डर बनने के लिए 2 सक्सेसफुल कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है। पहली क्या है? एक तो सारी मेजर पावर का कन्वर्जेंस होना चाहिए पर्टिकुलर इशू में। फॉर एग्जांपल न्यूक्लियर ग्लोबल ऑर्डर की बात की जा रही है तो न्यूक्लियर को लेकर, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को लेकर सारी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ का कन्वर्जेंस होना चाहिए। उनके व्यूज़ में कोई डिफरेंस नहीं आना चाहिए, डाइवर्जेंस ऑफ व्यूज़ नहीं होना चाहिए। सारे लोगों के मत एक जैसे होने चाहिए, तब न्यूक्लियर ग्लोबल ऑर्डर बनाया जा सकता है। और दूसरा जो ऑर्डर बनाया जा रहा है ना, जो रूल्स रेगुलेशन बनाए जा रहे हैं जिसके लिए सारे लोग सहमत हैं, उसके आउटकम पॉजिटिव होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो ग्लोबल ऑर्डर कभी बन ही नहीं पाएगा। और न्यूक्लियर ग्लोबल ऑर्डर काफ़ी सक्सेसफुल रहा है। अगर आप पिछले 75 साल देखें तो अभी तक की कोई न्यूक्लियर वॉर नहीं हुई है। लेकिन अभी अगर रिसेंटली हम बात करें तो जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है वो शेकी हो रहा है, वो अंडर स्ट्रेन है और उसमें हो सकता है कुछ बदलाव हमें देखने को मिले आने वाले समय में। जो रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जा रहे थे, जो नॉर्म्स फॉलो किए जा रहे थे, इंटरनेशनल लेवल पर जो ट्रीटीज़ बनाई गई थी, उसमें कुछ बदलाव देखने के लिए मिल सकते हैं। शुरू करते हैं हिस्ट्री से। ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर की शुरुआत की अगर बात करें तो वो डेवलप कैसे हुआ, वो बेसिकली 3 ऐसे इंसिडेंट्स हैं जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर जो आज प्रेजेंट है पूरे वर्ल्ड में, उसको शेप करने में बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। तीनों इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे और फिर जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है उसके आउटकम्स के बारे में भी चर्चा करेंगे कि वो सक्सेसफुल है या नहीं है। ये सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर कैसे शेप हुआ, उसमें कौन कौन से इंसिडेंट थे। तो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर जो है किसकी शेडो में डेवलप हुआ था? कोल्ड वॉर की शेडो में। किन किन के बीच में? यूएस एंड यूएसएसआर। ठीक है, यूएस और यूएसएसआर के बीच की जो कोल्ड वॉर थी उसके कारण फर्स्ट इंसिडेंट हुआ। पहला जो इंसिडेंट क्या था? 1962 क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, जब दोनों कंट्री ऑलमोस्ट लॉन्च करने वाली थी न्यूक्लियर वॉर। ऑलमोस्ट लॉन्च होने वाला था न्यूक्लियर वॉर बिटवीन बोथ कंट्रीज़। ठीक, इससे 2 पॉलिटिकल रियलिटीज़ समझ में आई। पहली रियलिटी क्या समझ में आई कि दोनों कंट्री, दोनों सुपर पावर को बायलैटरल मैकेनिज़्म की ज़रूरत है ताकि अगर सिचुएशन एस्केलेट हो जाए और न्यूक्लियर लेवल पर वॉर होने वाली हो तो तुरंत जो है उस टेंशन को प्रिवेंट किया जाए और हॉटलाइन डेवलप की जाए, है ना। दोनों ही हेड ऑफ द स्टेट डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएँ, उसके लिए हॉटलाइन डेवलप करने की ज़रूरत थी। और दूसरा जो कंक्लूजन आया वो है कि न्यूक्लियर वेपन बहुत ज़्यादा डेंजरस हैं और इसके स्प्रेड को कर्ब करने की ज़रूरत है। ये दोनों ही कन्वर्जेंस ने आज का जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है उसे डेवलप किया है। कैसे डेवलप किया है उसके बाद जो फर्स्ट स्टेप क्या थी दोनों सुपर पावर्स की? सबसे पहले उन्होंने बायलैटरल जो मेजर्स थे, हॉटलाइन थी, उसे इस्टेब्लिश किया 1963 में, ताकि जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं अगर
अगर इस सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए और न्यूक्लियर लेवल पर वॉर हो तो उस समय दोनों ही हेड ऑफ द स्टेट एक दूसरे से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाएँ। तो ये चीज़ें कब डेवलप की गई? 1963 में। उसके अलावा टू कंट्रोल प्रोलिफरेशन यूएस एंड यूएसएसआर इनिशिएटेड मल्टीलेटरल नेगोशिएशन इन जेनेवा इन 1965 ऑन अ ट्रीटी टू कर्ब द स्प्रेड ऑफ न्यूक्लियर वेपन। 1965 में मल्टीलेटरल नेगोशिएशंस शुरू हुए। यूएस यूएसएसआर दोनों ने मिलकर इसकी शुरुआत की। 3 साल बाद न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है ओपन की गई सिग्नेचर के लिए। इनिशियली 60 पार्टीज़ जो है इसमें साइन की, लेकिन अगर आप आज के समय में देखें तो ऑलमोस्ट 191 कंट्रीज़ हैं जो इसको साइन कर चुकी है, रेटिफाई कर चुकी है। केवल 4 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसको साइन नहीं की है, या फिर साइन करने के बाद इसे रेटिफाई नहीं किया, या फिर साइन करके रेटिफाई करके अपने आप को इससे विड्रॉ कर लिया। केवल ऐसी 4 कंट्री हैं। आगे बात करेंगे कौन सी 4 कंट्रीज़ हैं। इंडिया ने एनपीटी साइन नहीं किया। इंडिया का कहना था कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है। ये तो सही नहीं है कि 5 कंट्रीज़ वर्ल्ड की न्यूक्लियर पावर रखे और बाकी सारी कंट्रीज़ जो है न्यूक्लियर पावर बनने का सपना छोड़ दे, एनपीटी साइन कर ले। ये तो गलत है। अगर न्यूक्लियर पावर नहीं होंगे तो किसी भी कंट्री के पास नहीं होंगे, और होंगे तो सारी कंट्रीज़ जो है इसे डेवलप कर सकती है। ये बेसिकली इंडिया का कहना था। इंडिया का कहना था कि एनपीटी डिस्क्रिमिनेटरी है, इसलिए हम साइन नहीं करेंगे। ठीक, तो ये दूसरे इंसिडेंट था जब एनपीटी डेवलप हुई। जो थर्ड एलिमेंट है जिसने ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर डेवलप किया है जो आज प्रेजेंट है, वो था 1974 में इंडिया का अंडरग्राउंड टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन। ठीक है, जिससे पूरी दुनिया स्टन हो चुकी थी। 1974 में इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर घोषित कर दिया था और पहली बार जो है न्यूक्लियर वेपन की अंडरग्राउंड टेस्टिंग की थी। उस समय 7 कंट्रीज यूएसएसआर, यूएस, यूके, कनाडा, फ्रांस, जापान एंड वेस्टर्न जर्मनी, इन्होंने बहुत सारी मीटिंग होल्ड की थी। कहाँ पर? लंदन में। और कंक्लूड किया था कि एडहॉक एक्सपोर्ट कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एडहॉक एक्सपोर्ट कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको फैलने से, स्प्रेड होने से रोका जाए। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जो भी मटेरियल लगते हैं उसके एक्सपोर्ट को कब करना ज़रूरी है। अगर ये सारी चीज़ें कंट्रीज़ को नहीं मिलेगी तो वो न्यूक्लियर वेपन कभी डेवलप नहीं कर पाएंगे। और 1974 में ही लंदन क्लब जो है फर्स्ट टाइम इस्टेब्लिश किया गया था, जिसको न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप भी कहा जाता है। एनएसजी का आज भी इंडिया मेंबर नहीं है। प्रेजेंट में देखें तो टोटल 48 कंट्रीज़ हैं और एनएसजी में बेसिकली कॉमन गाइडलाइंस बनाई गई है जिसके थ्रू न्यूक्लियर एक्सपोर्ट्स का, न्यूक्लियर से रिलेटेड आइटम का एक्सपोर्ट किया जाता है। एक वर्ड आपको समझने की ज़रूरत है, डुअल यूज़ मटेरियल। डुअल यूज़ मटेरियल का क्या मतलब है? जो यूरेनियम है उसका हम डुअल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, यूरेनियम एज अ रॉ मटेरियल फ्यूल की तरह यूज़ होता है। तो हम जो है यूरेनियम को कैसे यूज़ कर सकते हैं? सिविलियन पर्पस के लिए। सिविलियन पर्पस के लिए कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिसिटी बनाकर। न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है। और दूसरा जो यूज़ होगा वो क्या होगा? मिलिट्री पर्पस, जिससे हम बॉम्ब बना सकते हैं। ठीक है, तो इंडिया को एनएसजी से वेवर मिला है। इंडिया जो है क्या कर सकता है? न्यूक्लियर जो रॉ मटेरियल है ना, जो फ्यूल है, वो इंपोर्ट कर सकता है एनएसजी की जितनी भी कंट्रीज़ हैं उससे। पर उसके लिए इंडिया को क्या करना पड़ेगा? इंस्पेक्शन के लिए ओपन रहना पड़ेगा। और इसी के 123 एग्रीमेंट इंडिया ने यूएस से साइन किया था, जिसके थ्रू यूएस इंडिया को क्या प्रोवाइड कर रहा था? रॉ मटेरियल प्रोवाइड कर रहा था फॉर सिविलियन यूज़ ओनली फॉर सिविलियन पर्पसेस। मतलब सिर्फ बिजली बनाने के लिए इंडिया को जो मटेरियल है, जो फ्यूल है, यूरेनियम है, वो क्या होगा? मिल सकता है, वो इंपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो हमने एनएसजी के थ्रू जितने भी एक्सपोर्ट थे उसे कर्व करने की कोशिश की हमने। मतलब जो बड़ी बड़ी पावर है उन्होंने। इंडिया ने 1971 में इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी साइन ज़रूर की थी, लेकिन जो यूएसएसआर है उसने ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर को अपहोल्ड करने पे ज़्यादा फोकस किया और लंदन ग्रुप का वो जो है फाउंडिंग मेंबर था। अब बात करते हैं जीएनओ के आउटकम की।
क्या आउटकम रहा है, तो जीएनओ ने काफ़ी रीजनेबली वेल जो है इसके आउटकम रहे हैं। पहली बात तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट आउटकम है वो ये कि पिछले 75 सालों में अभी तक के न्यूक्लियर वॉर नहीं हुआ है, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा अगर देखें तो नॉन प्रोलिफरेशन भी कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हुआ है। ऐसा प्रेडिक्ट किया जा रहा था कि 1970s तक कम से कम 20 ऐसी कंट्री होगी जहां पर न्यूक्लियर वेपन डेवलप हो जाएंगे, लेकिन अगर आज देखें 2023 में तो केवल 9 ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है। 5 कंट्रीज़ जो सुपर पावर हैं वो यूएसएसआर की जगह रशिया हो गया, यूके, फ्रांस और चाइना। इन 5 कंट्रीज़ के पास लेजिटिमेटली है, और बाकी ऐसी 4 कंट्रीज़ हैं जो न्यूक्लियर अपने डेवलप करने में सक्सेसफुल रही है। फॉर एग्जांपल इंडिया, इज़राइल, नॉर्थ कोरिया एंड पाकिस्तान। ठीक है, उसके बाद भी है ना, जब यूएसएसआर कोल्ड वॉर ख़त्म हो गई उसके बाद भी जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर था वो कंटिन्यू रहा। वॉशिंगटन और मॉस्को दोनों ने कॉपरेट किया। जो बेलारस, यूक्रेन और कजाकिस्तान के पास सोवियत न्यूक्लियर वेपन थे उस समय, उसको पूरी तरीके से डी न्यूक्लियराइज किया गया। उनके सारे वेपन्स जो है ले लिए गए और उसे डिस्पोज कर दिया गया। कब? कोल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद। तो कोल्ड वॉर ख़त्म भी हो गई, उसके बावजूद भी जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर था उसको बनाए रखा गया। किसके द्वारा? रशिया और यूएस के द्वारा। ऑन द अदर काउंट द रिकॉर्ड इज मिक्स्ड। आर्म कंट्रोल डिड नॉट एंड द यूएसएसआर न्यूक्लियर रेस। ठीक है, लेकिन अगर हम दूसरा साइड देखें तो एक चीज़ जो सक्सेसफुल नहीं हो पाई वो है आर्म रेस कंट्रोल। अगर आप देखेंगे कि आर्म रेस जो है यूएस और यूएसएसआर के बीच में बढ़ती ही चली गई। 1962 में दोनों के पास लगभग 28,000 बम थे, वो 65,000 बम हो गए 1980s में। हालांकि 1980s के बाद से डिक्लाइन होना ज़रूर शुरू हुए, और आज के समय में देखें तो लगभग 12,000 बॉम्ब्स हैं दोनों के बीच में। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो दोनों कंट्रीज़ हैं, जो दोनों हेजीमोनीज़ हैं, वो एक नोशन शेयर करते हैं। वो नोशन क्या है? स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी। ये टर्म इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी ये नोशन दोनों ही कंट्रीज़ जो है शेयर करती है, जिसमें इसके अंदर क्या डिसाइड किया गया है कि हम लोग सेकेंड स्ट्राइक कर सकते हैं, लेकिन कभी भी पहली स्ट्राइक नहीं करेंगे। सेकेंड स्ट्राइक करने के लिए हमें आर्सेनल की ज़रूरत है, और इसलिए हम थोड़े बहुत बॉम्ब अपने डेवलप करेंगे। ठीक है, तो ये जो शेयर्ड स्टेबिलिटी थी, स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी थी, इसी के अराउंड जो है दोनों कंट्रीज़ क्या कर रही थी? अपने न्यूक्लियर आर्सेनल डेवलप कर रही थी, है ना। इस तरीके से बेसिकली दोनों के बीच में डिटरेंट बना हुआ था कि कोई पहले न्यूक्लियर वॉर नहीं करेगा। इस स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के अंदर, नोशन ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के अंदर अब जो है चीज़ें बदल जा रही हैं। अब जियोपॉलिटिक्स बदल गई है, और उसलिए जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है वो शेकी होता जा रहा है, अंडर स्ट्रेन होता जा रहा है। क्या चीज़ें चेंज हो रही है जो फोर्स कर रही है ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर को बदलने के लिए? इसको समझते हैं। पहली बात तो आज जो न्यूक्लियर वर्ल्ड है वो बायपोलर वर्ल्ड नहीं रहा। ठीक है, आज जो वर्ल्ड है वो सिर्फ 2 पावर के बीच में डिवाइड नहीं है। अब जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड हो चुका है, जिसमें चाइना जो है तेज़ी से राइज कर रहा है, इसका इन्फ्लुएंस तेज़ी से बढ़ रहा है रीजनली और ग्लोबली। राइवलरी भी अब डिफरेंट हो चुकी है। अगर आप चाइना की बात करें तो चाइना की जो राइवलरी है वो बहुत ज़्यादा अलग है। इकॉनमी अगर यूएस चाइना की देखें तो बहुत ज़्यादा इंटरवाइन है, दोनों एक दूसरे पे काफ़ी ज़्यादा इंटरडिपेंडेंट है, और इनकी जो राइवलरी है वो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल राइवलरी है। ज़्यादा से ज़्यादा डोमिनेंस, बेसिकली इकोनॉमिक डोमिनेंस में लगा हुआ है कौन? चाइना। ठीक है, और टेक्नोलॉजिकल डोमिनेंस में लगा हुआ है चाइना। तो पहले की राइवलरी अलग थी और अभी की राइवलरी अलग होती हुई दिख रही है। चाइना ने यूएस की जो नेवल प्रेजेंस है साउथ चाइना सी में और ईस्ट चाइना सी में, उसे रिसेंट किया है, और रिसेंटली कई बार वार्निंग भी दी है कि यूएस को हमारे पर्सनल मैटर में, हमारे एरिया में घुसने की कोई ज़रूरत नहीं है। और 1996 के ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस से अभी तक के बहुत ज़्यादा जो मिसाइल कैपेबिलिटी है और नेवल कैपेबिलिटी है चाइना ने स्टेडली डेवलप कर ली है ना। जो क्राइसिस हुआ था 1996 में, ताइवान स्ट्रेट क्राइसिस, इसके बाद से चाइना अपनी कैपेसिटी बढ़ाते जा रहा है। तो चीज़ें अब पहले जैसी नहीं रही, चाइना का राइस हो रहा है, और चाइना का राइस असर्टिव राइस हो रहा है, नॉर्मल राइस नहीं हो रहा है। इसके अलावा अगर देखें
जो जियो पॉलिटिक्स बदल रही है उसका कहीं ना कहीं असर यूएस और रशिया की जो ट्रीटीज़ हैं उन पे भी पड़ रहा है। 2002 में यूएस ने एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी से विड्रॉ कर लिया था और 2019 में दोनों कंट्रीज़ ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी से भी क्या कर लिया, अब यूएस ने इसको विड्रॉ कर लिया। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में पूछा जा चुका है। इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी किन किन कंट्रीज़ के बीच में साइन हुई थी, यूएस और रशिया के बीच में। ठीक है, तो यूएस ने इससे विड्रॉ कर लिया, कहा कि रशिया इसका वायलेशन कर रहा है, इसलिए इस ट्रीटी की अब कोई ज़रूरत नहीं है। एकमात्र ट्रीटी दोनों कंट्री के बीच में बची हुई है वो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। ये आपको याद रखना है। न्यू स्टार्ट ट्रीटी इज़ रिसेंटली इन द न्यूज़, इज़ बिटवीन विच कंट्रीज, रशिया एंड यूएस। और न्यू स्टार्ट ट्रीटी कौन सी किससे रिलेटेड है, न्यूक्लियर से रिलेटेड है। इस तरह के क्वेश्चन आपको प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी ट्रीटी 2026 में क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और उम्मीद नहीं है, जैसे रिलेशन है इस वक्त रशिया और यूएस के, कि ये ट्रीटी भी दोबारा से रेटिफाई की जाए या फिर रिन्यू की जाए, क्योंकि यूक्रेन वॉर चल रही है। उसके बाद से यूएस और रशिया के जो रिलेशन है बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। रशिया ने डी रेटिफाई किया है रिसेंटली सीटीबीटी ट्रीटी को। सीटीबीटी हम पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल में। ये ट्रीटी को भी डी रेटिफाई किया है किसने, रशिया ने। और रिसेंटली न्यूक्लियर वॉर को करने की बात भी की थी रशिया ने। किसके अगेंस्ट में, जो नाटो कंट्रीज़ हैं उनके अगेंस्ट में। उनको वार्निंग की थी कि अगर उन लोग बहुत ज़्यादा जो है सपोर्ट करते हैं यूक्रेन को, तो न्यूक्लियर वॉर भी कर सकता है रशिया। तो जो रियलिटी है, आज की ग्राउंड रियलिटी, वो काफ़ी बदल चुकी है। जो ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर था, जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी थी, अब वो होल्ड नहीं कर रही है। रशिया वॉर इनिशिएट करने की बात कर रहा है। पहले ये था कि हम वॉर कभी इनिशिएट नहीं करेंगे, एज अ डिटरेंट। या तो कोई स्ट्राइक करता है तो हम उसे हम स्ट्राइक बैक करेंगे, लेकिन पहला जो है पर्सन हम नहीं रहेंगे, पहली कंट्री हम नहीं रहेंगे जो न्यूक्लियर वॉर शुरू करेगी। ऐसी स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के अंदर डेफिनेशन थी। ठीक है, ऐसा ओल्ड डेफिनेशन, जो ओल्ड न्यूक्लियर ऑर्डर था, वो ये सारी चीज़ें होल्ड कर रहा था। ठीक है, तो यूएस की अगर बात करें तो यूएस हमेशा से प्रैग्मेटिक रहा है अपनी न्यूक्लियर डिप्लोमेसी को लेकर के। ठीक है, उसने पिछले 75 साल में कुछ कंट्रीज़ को सपोर्ट भी किया है। फॉर एग्जांपल, जब इजराइल न्यूक्लियर बना रहा था तब अपनी आंखें बंद कर ली थी यूएस ने। जब चाइना पाकिस्तान को मदद कर रहा था तब भी यूएस ने अपनी आंखें बंद कर ली थी कि हाँ ठीक है, बनाने दो। और मोर रिसेंटली जो ऑकस डील हुई है ऑस्ट्रेलिया, यूएस और यूके के बीच में, जिसमें न्यूक्लियर सबमरीन दिए जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया को, तो जो एनपीटी कम्युनिटी है, जो एनपीटी कंट्रीज़ हैं, उनको थोड़ी सी चिंता हो गई है कि ऑस्ट्रेलिया भी बहुत जल्द जो है न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर सकता है। ड्यूरिंग 1970s की बात करें तो जो साउथ कोरिया है वो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप करना चाहते थे, जब वियतनाम से यूएस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया। लेकिन फ्रांस ने जो है, जो इनिशियली ऑफ़र किया था न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देने का, वो यूएस के प्रेशर में उन्होंने मना कर दिया और साउथ कोरिया को एनपीटी साइन करना पड़ा। अगर रीसेंट ओपिनियन पोल की बात करें, साउथ कोरिया में ओपिनियन पोल हुए थे, लोगों से पूछा गया कि नेशनल न्यूक्लियर डिटरेंट बनाना चाहिए, न्यूक्लियर पावर बनाना चाहिए, तो 70% लोगों ने कहा कि बिल्कुल न्यूक्लियर पावर बनने की ज़रूरत है, न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने की ज़रूरत है साउथ कोरिया को। और 40% ऐसे थे जो री इंट्रोड्यूस करना चाहते थे यूएस के न्यूक्लियर वेपन्स को। कहाँ पर, जो साउथ कोरिया है उसके कंट्री में या फिर उसके आसपास के एरिया में। ऐसा जो है ओपिनियन पोल आ रहा था। तो आज के समय में ये रियलिटी हमें क्या होती हुई दिख रही है, बदलती हुई दिख रही है। इसी तरीके से यूएस ने एक्टिवली ताइवान को जो है न्यूक्लियर वेपन डेवलप करने से रोक के रखा 1977 से 88 के बीच में। उस समय इनके रिलेशन चाइना से बहुत अच्छे हो रहे थे, इसलिए इन्होंने क्या किया, चाइना को सपोर्ट किया अगेंस्ट रशिया। ठीक है, क्योंकि रशिया को नीचे करना था, यूएसएसआर को ख़त्म करना था, इसलिए इन्होंने चाइना को सपोर्ट किया। और चाइना को सपोर्ट कर रहे थे तो जो ताइवान था वो आसानी से न्यूक्लियर वेपन बना सकता था, उन्हें बनाने नहीं दिया। उसी तरीके से अगर आप जापान की बात करें तो जापान भी जो है किसके ऊपर डिपेंड करता था, पूरी तरीके से यूएस के ऊपर। लेकिन आज के समय में रियलिटी पूरी बदल गई है। जापान ने डिसाइड किया है कि वो अपने डिफेंस स्पेंडिंग को डबल करेंगे अगले 5 सालों में। तो जो चेंजेस आ रहे हैं ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर में, आपको समझ में आ रहे हैं किस तरीके से चीज़ें, रियलिटी बदल रही है। और जो चेंजेस हैं, जो पुराने ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर है उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आ रहा है और नए न्यूक्लियर ऑर्डर
बहुत ही जल्द डेवलप होने वाला है या फिर बनने वाला है। तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा जब यूएस जो है खुद ही समझ जाएगा कि जो मोर इंडिपेंडेंट न्यूक्लियर डिटरेंट कैपेबिलिटी है वही बेस्ट है। जो कोरिया है, जापान है और बहुत सारी जो छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, है ना, वो खुद न्यूक्लियर पावर डेवलप कर सकती है। फॉर एग्जांपल ताइवान, ताकि जो है राइवलरी अगेंस्ट चाइना को वो बेहतर तरीके से हैंडल कर पाएँ। अब जो है यूएस जो कि इनवर्ड लुकिंग हो गया है, अमेरिका इंटरेस्ट फर्स्ट की बात कर रहा है, वो कहीं ना कहीं ये चीज़ समझ चुका है और इट्स अ मैटर ऑफ टाइम जब ये सारी चीज़ें डेवलप होने लगेगी, न्यूक्लियर वेपन इन कंट्रीज़ में भी डेवलप होने लगेंगे। तो जो पुराना ऑर्डर है वो धीरे धीरे स्ट्रेन होता जा रहा है और नया ऑर्डर डेवलप होने वाला है। ये हमारा क्या था, आर्टिकल था। होपफुली आपको आर्टिकल समझ में आ गया होगा। एक दो चीज़ें जो मैंने आपको बताया था वो है स्टेट क्राइसिस किससे रिलेटेड है, ताइवान से। ये आपको पूछा जा सकता है यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 में। ठीक, बाकी सारी चीज़ें पूछी जा चुकी है, एनपीटी के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फॉल्टी कंपल्शन। ये आर्टिकल द हिंदू में आया है। GS2 मेंस स्कीम्स के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी मेंस में GS2 में जनरली पॉवर्टी से रिलेटेड स्कीम्स पूछी जाती है, जिसमें दो स्कीम्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एक है मनरेगा जो कि वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम है, और दूसरी है NRLM। ये दोनों ही ऐसी स्कीम है जिसके थ्रू हम पॉवर्टी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। NRLM मतलब नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, इसमें सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दिया जाता है। ठीक है, बेसिकली इसमें हम स्किल देते हैं ताकि लोग जो है खुद जो है रोज़गार पैदा करें और दूसरों को रोज़गार दें, है ना। ये आत्मनिर्भर टाइप की स्कीम है। वेज एम्प्लॉयमेंट में मनरेगा के अंदर हम लोगों को काम देते हैं, जॉब देते हैं। ये डिमांड ड्रिवन स्कीम है, जो भी आदमी चाहे रूरल एरिया में मनरेगा के अंदर जॉब मांग सकता है, सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अगर सरकार जॉब नहीं देती है तो सरकार को एम्प्लॉयमेंट अलाउंस देना पड़ता है, भत्ता देना पड़ता है उस समय के लिए अगर जॉब नहीं दी जाती। तो इसमें बेसिकली वेजेस दिए जाते हैं अनस्किल्ड लेबर को। ठीक है, इसमें मेनली जो इस लेबर होते हैं वो अनस्किल्ड रहते हैं, और 100 दिन तक हर हाउस होल्ड के एक व्यक्ति को जॉब देने की गारंटी दी गई है मनरेगा के अंदर, जो कि 2005 में शुरू हुआ था। ठीक है, तो बेसिकली हम इस आर्टिकल में मनरेगा के बारे में बात करेंगे। मनरेगा में बहुत सारे इश्यूज़ थे, पेमेंट जो है बहुत ज़्यादा डीले हुआ करते थे। ठीक है, बहुत डीले होने के कारण जो लेबर हैं उनको बहुत बाद में पैसे मिलते थे, उन्हें ज़रूरत तो तुरंत होती है। तो पेमेंट डिले एक बहुत बड़ा इशू था। दूसरा, करप्शन बहुत ज़्यादा था। ठीक है, घोस्ट बेनिफिशरीज़ बहुत ज़्यादा थे। ठीक, लीकेजेस बहुत ज़्यादा थी। ऊपर से पेमेंट शुरू होता था केंद्र से, स्टेट गवर्नमेंट के पास, फिर ब्यूरोक्रेसी, और फिर फाइनली बाबू के पास, और फिर लेबर्स को मिलता था। कभी मिलता था, कभी नहीं मिलता था। बहुत सारा पैसा तो गपा लेते थे बीच में ही। ठीक है, तो ये सारे इश्यूज़ थे। इनसे डील करने के लिए सरकार ने टेक्नोलॉजी जैम ट्रिनिटी का यूज़ किया, आधार एनेबल बेस्ड पेमेंट का इस्तेमाल किया। आधार एनेबल बेस्ड पेमेंट सिस्टम को यूज़ में लेकर आया गया। ठीक है, 2023 दिसंबर 31 से जो आधार बेस्ड पेमेंट है उसको मैंडेटरी कर दिया गया है। अब सिर्फ पेमेंट कैसे होगा, आधार के टेक्नोलॉजी का यूज़ करके ही पेमेंट होगा। जो जॉब कार्ड्स थे मनरेगा वर्कर के, उनको क्या करना था, सीडेड करना था, किससे, आधार नंबर से। और फिर जो वर्कर्स हैं वो अपने जॉब कार्ड्स के थ्रू, आधार नंबर के थ्रू जो पेमेंट है उनको डायरेक्टली बेनिफिशरीज़ को होगा और वो अपना पैसा निकाल सकेंगे। तो बेसिकली ये क्यों किया गया, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके बेनिफिट्स देख लेते हैं। डीले ना हो। ठीक है, जो रेड टेपिज़म है उसको ख़त्म किया गया, बीच में जो मीडिएटर थे उसको ख़त्म कर दिया गया, डायरेक्टली पैसा बेनिफिशरी के अकाउंट में। तो पैसा डायरेक्ट मिलेगा, करप्शन कम हो गया, लीकेजेस कम हो गए, और घोस्ट बेनिफिशरीज भी ख़त्म हो गए, क्योंकि सब लोगों को आधार के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, मार्क कर सकते हैं, टारगेट कर सकते हैं। जो बेनिफिशरीज होगा पैसा उसको मिलेगा। ये सारे बेनिफिट्स के कारण आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम को लाया गया है और सरकार इसे मैंडेटरी कर दी है। इसी तरीके से अब मनरेगा में पेमेंट किया जाएगा। तो जो जॉब कार्ड है उसमें आधार को डालने की जो लास्ट तारीख थी वो 31 दिसंबर 2023 थी, और इसको जो है बहुत सारे लोग क्या कह रहे हैं कि ये जो तारीख है इसको एक्सटेंड करने की ज़रूरत है। अभी भी बहुत सारे ऐसे वर्कर्स हैं, ऐसे जॉब कार्ड होल्डर्स हैं जिन्होंने
अभी तक के सीडिंग नहीं की है। सरकार बोल रही बहुत समय से हम लोग कह रहे हैं कि आप लोग करिए, अभी तक आपने नहीं किया है, अब हम नहीं बढ़ाएंगे। 31 दिसंबर 2023 लास्ट डेट है। इससे क्या होगा? इससे कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट हो सकता है। कैसे हो सकता है? पहली बात तो अलार्मिंगली द डिसीजन वुड नाउ अफेक्ट नियरली 35% ऑफ जॉब कॉल्ड होल्डर फॉर दिस मोड ऑफ पेमेंट एंड 12.7% ऑफ एक्टिव वर्कर्स। ठीक है, तो 35% ऐसे जॉब कॉल्ड होल्डर हैं जिसको ये अफेक्ट कर सकता है, ये वाला डिसीजन। इन्होंने अभी तक की सीडिंग नहीं की है। इसमें भी 12.7 ऐसे एक्टिव वर्कर्स हैं। एक्टिव वर्कर है मतलब पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर में एक दिन कम से कम इन्होंने मनरेगा में जॉब किया था। ठीक है, मनरेगा के थ्रू काम किया था। तो ऐसे 12% वर्कर अभी भी हैं जिन्होंने सीडिंग नहीं करवाई है अपने जॉब कार्ड में आधार की। तो ये लोग डायरेक्टली अफेक्ट होंगे। अगर आधार एनेबल बेस्ड पेमेंट सिस्टम इन लोग जो है सीड नहीं करवाते हैं, जॉब कार्ड में आधार सीड नहीं करवाते हैं, तो क्या होगा? इन लोग काम करेंगे तो भी पैसा नहीं मिलेगा, या फिर इन्हें काम करने ही नहीं दिया जाएगा। तो बेसिकली इट लीड्स टू एक्सक्लूजन। ठीक है, जो लोगों का राइट था, है ना, बेसिकली हमने लिमिटेड राइट टू वर्क प्रोवाइड किया है अंडर मनरेगा। लिमिटेड राइट मतलब 100 दिन के लिए, वो लिमिटेड राइट भी लोगों का छीन जाएगा। ठीक है, तो जो राइट टू लाइवलीहुड है ये उसका वायलेशन है। एक्सक्लूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, बहुत कम लोग ही मनरेगा के अंदर जॉब कर पाएंगे, पहला पॉइंट। दूसरा जो इशू है वो है लॉन्ग डिलेज का। लॉन्ग डिले की अगर हम बात करें तो वो इसलिए नहीं होता कि पेमेंट ऊपर से नीचे आने में टाइम लगता है। लॉन्ग डिले इसलिए होता है क्योंकि सरकार पैसा ही नहीं देती है। सरकार पेमेंट ट्रांसफ़र ही नहीं करती, केंद्र सरकार पैसा ही नहीं देती है, इसलिए डिले हो जाते हैं। जनरली डिले होने का कारण ये है। तो आधार बेस्ड पेमेंट को बोल करके हम लॉन्ग डिले जो है ख़त्म करने की बात कर रहे हैं, ये अभी भी नहीं होना है। थर्ड क्या बोल रहा है? टेक्नोलॉजी पे इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी सही नहीं है, क्योंकि एरर हो जाते हैं तो उसके कारण पेमेंट पूरी तरीके से क्या हो जाएगा? टेक्निकल एरर के कारण भी पेमेंट लोगों को नहीं होगा और फिर उसको सुधारने में कई समय लगेगा और उसके कारण भी एक्सक्लूजन होगा, लोगों को परेशानी होगी। पहले डायरेक्टली पैसा मिल जाता था, अब उन्हें, है ना, वैसे भी अगर आप बात करें डिजिटल लिटरेसी ना के बराबर है रूरल एरिया में, और ऐसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ठीक है, उसके अलावा जो बैंक अकाउंट नंबर है उससे जो सीडिंग हो रही है वो भी गलत हो रही है। कुछ लोग, है ना, अपना अकाउंट नंबर की जगह दूसरे अकाउंट नंबर में सीडिंग कर दे रहे हैं। उनके आधार कार्ड में ऐसा, उनके आधार से जॉब जो कार्ड है उसमें जो प्रॉपर सीडिंग होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। उसके कारण किसी के अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं, किसी और के अकाउंट में पैसा जा रहा है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसलिए ओवर रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा सही नहीं है, इसलिए मैंडेटरी करना भी बिल्कुल सही नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगे? जो इम्पैक्ट हैं इस पर्टिकुलर स्टेप के, जो आधार बेस्ड सिस्टम है, पेमेंट सिस्टम, उसको मैंडेटरी करने के जो नेगेटिव साइड्स हैं उसकी यहाँ पर बात की गई है। तो सबसे पहले तो आधार की, है ना, सीडिंग करने की डेट को बढ़ाना चाहिए। उसके बाद जो मैपिंग है उसको प्रॉपर करना चाहिए, जिस अकाउंट में जाना चाहिए उसी अकाउंट में पैसा जाए, है ना। तो आधार सीडिंग और मैपिंग विद बैंक अकाउंट ये दोनों प्रॉपरली करने की ज़रूरत है। जब तक कि ये चीज़ें प्रॉपर नहीं हो जाती तब तक के मैंडेटरी नहीं करना चाहिए, तब तक के एरर एकदम ज़ीरो नहीं हो जाते तब तक के नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक भी आदमी एक्सक्लूड ना हो पाए इस पर्टिकुलर स्कीम से। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या था, हमारा आर्टिकल था। होपफुली आर्टिकल आपको समझ में आ गया होगा। हमारा लास्ट आर्टिकल है डेजिग्नेटेड टेररिस्ट। ये आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में आए हैं। GS3 मेंस इंटरनल सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी इम्पॉर्टेंट है। आपको पूछा जा सकता है UAPA एक्ट के बारे में, 2019 अमेंडमेंट के बारे में। इसके अंदर इंडिविजुअल पर्सन को टेररिस्ट डेजिग्नेट किया जा सकता है। कौन करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। तो रिसेंटली क्या हुआ है, गैंगस्टर गोल्डी ब्रार जो कि मेंबर है लॉरेंस बिश्नोई गैंग के, इनका नाम जो है सिंधु मूसेवाला मर्डर में जो मास्टरमाइंड है वो यही थे, और इनको सरकार के द्वारा क्या किया गया है, डेजिग्नेटेड टेररिस्ट घोषित किया गया है अंडर अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, UAPA एक्ट, जो कि 1967 में बनाया गया था और फिर कई बार जो है अमेंड हो चुका है। ठीक है, तो टेररिस्ट क्या है यहाँ समझ लेते हैं। ऑल्दो UAPA डज नॉट डिफाइन द वर्ड टेरर और टेररिस्ट, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको याद रखना है। ऐसे आपको पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में कि UAPA में टेररिस्ट वर्ड डिफाइन है, डिफाइन नहीं है। इट डिफाइंस अ टेररिस्ट एक्ट, इसने सिर्फ टेररिस्ट एक्ट को
डिफ़ाइन किया है। यूएपीए में टेररिस्ट एक्ट को डिफ़ाइन किया गया। It define a terrorist act as an act committed with intent to threaten or likely to threaten the unity, integrity, security and economic security and sovereignty of India। ठीक है, तो बेसिकली टेररिस्ट एक्ट क्या है? इंटेंट टू थ्रेटन, आपका इंटेंट होना चाहिए थ्रेटन करने के लिए, या लाइकली टू थ्रेटन द यूनिटी, इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी, इकोनॉमिक सिक्योरिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया। अगर ये चीज़ आप कर रहे हैं, है ना, इसको थ्रेट कर रहे हैं इंडिया की सिक्योरिटी को, इंटीग्रिटी को, तो जो एक्ट होगा वो क्या कहलाएगा? टेररिस्ट एक्ट कहलाएगा। ठीक है, टेररिस्ट एक्ट जो कि यूएपीए में डिफाइन किया गया है। ठीक है, वाइल द ओरिजिनल एक्ट डील विथ अनलॉफुल एक्ट रिलेटेड टू सिसीशन, एंटी टेरर प्रोविजन वर इंट्रोड्यूस्ड इन 2004। जो 1967 एक्ट है वो सिसीशनिस्ट टेंडेंसी के लिए बनाया गया था, है ना, जो उस समय बहुत सारे लोग इंडिया से अलग होना चाहते थे, तो उनके अगेंस्ट जो है ये एक्ट को लागू किया जाता था। लेकिन 2004 में एंटी टेरर प्रोविजंस भी इसमें इंक्लूड किए गए। रीसेंट जो अमेंडमेंट था वो क्या था? 2019 का, जिसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है टू डेजिग्नेट एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट इफ़ दे आर फाउंड कमिटिंग, प्रिपेयरिंग फॉर, प्रमोटिंग और इन्वॉल्व इन अ एक्ट ऑफ टेरर। ऐसे इंडिविजुअल को जो कि या तो कमिट कर चुके हैं ऐसा क्राइम जिससे टेरर हो रहा है, या फिर उनका इंटेंशन है ऐसा क्राइम कमिट करने का जिससे टेरर फैल सकता है, बढ़ सकता है, ऐसे लोगों को केंद्र सरकार क्या कर सकती है? टेररिस्ट घोषित कर सकती है। हाउ आर इंडिविजुअल डिक्लेयर टेररिस्ट? सेंटर में डेजिग्नेट एन इंडिविजुअल एज अ टेररिस्ट थ्रू नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट। ठीक है, तो ये एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से किया जा सकता है। इसके लिए पार्लियामेंट में कोई लॉ लाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक नोटिफिकेशन निकालो और जो लोग हैं, है ना, जिनका नाम आपको टेररिस्ट लिस्ट में डालना है, उसको आप बेसिकली शेड्यूल 4 में क्या करेंगे? ऐड कर देंगे, यूएपीए के शेड्यूल 4 में डाल देंगे और वो पर्सन को एज अ टेररिस्ट डेजिग्नेट कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू गिव एन इंडिविजुअल एन अपॉर्चुनिटी टू बी हर्ड बिफोर सच अ डेजिग्नेशन। ऐसा कुछ प्रोविज़न नहीं है कि पहले उस पर्सन से पूछा जाएगा, उसको चांस दिया जाएगा कि आपकी जो है, आपको कुछ बात करनी है तो आप बता दो। उससे पहले ही सरकार जो है ना, उससे बिना पूछे भी सरकार जो है क्या कर सकती है? किसी पर्सन को डेजिग्नेट कर सकती है एज अ टेररिस्ट। जनरली क्या होता है, जब तक के इंडिविजुअल प्रूवन गिल्टी नहीं होता उसे इनोसेंट माना जाता है, लेकिन यूएपीए या टेरर केसेस में इसके अपोजिट होता है ना, जिनके ऊपर आरोप है उन्हें प्रूव करना होता है कि वो इनोसेंट हैं और तब तक के वो गिल्टी कहलाते हैं। यूएपीए एक्ट के अंदर ये सारी चीज़ें मानी जाती है। व्हाट हैपन्स व्हेन अ इंडिविजुअल इज डिक्लेयर्ड अ टेररिस्ट? द डेजिग्नेशन ऑफ इंडिविजुअल एज अ ग्लोबल टेररिस्ट बाय यूएन नेशन इज एसोसिएटेड विद सैंक्शन इंक्लूडिंग ट्रैवल बैन, फ्रीजिंग ऑफ एसेट एंड एम्बार्गो अगेंस्ट प्रोक्योरिंग आर्म्स। ठीक है, अगर यूनाइटेड नेशन में के अंदर किसी को डेजिग्नेटेड कर दिया जाता है एज अ ग्लोबल टेररिस्ट, तो उसके अंदर उसको बहुत सारे सैंक्शंस लगाए जाते हैं, जैसे कि ट्रैवल बैन नहीं कर सकते, उसके जितने एसेट होंगे उसे फ्रीज कर लिया जाएगा और वो आर्म प्रोक्योर नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें की जाती है, लेकिन यूएपीए के अंदर ऐसा कोई भी प्रोविज़न, ऐसी कोई डिटेल नहीं दी गई है। द अमेंडमेंट ऑल्सो गेव द सेंटर द पावर टू रिमूव अ नेम फ्रॉम द शेड्यूल व्हेन एन इंडिविजुअल मेक्स एन एप्लीकेशन। अमेंडमेंट 2019 का जो था यूएपीए का, उसमें केंद्र सरकार जो है नाम रिमूव भी कर सकती है अगर वो पर्सन एप्लीकेशन देता है तो, और अगर उसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगी तो फिर क्या होगा? जो पर्सन होगा वो बेसिकली रिव्यू करने के लिए विद इन 1 मंथ के अंदर रिव्यू सीक कर सकता है। अगर वो रिव्यू सीक करता है तो केंद्र सरकार रिव्यू कमेटी बनाएगी विच कंप्राइजेस अ चेयरपर्सन एंड अदर 3 मेंबर। टोटल 4 मेंबर होंगे इस रिव्यू कमेटी में, और जो चेयरपर्सन होगा वो या तो रिटायर्ड या फिर सिटिंग हाई कोर्ट जज होना चाहिए। ठीक है, ये रिव्यू कमेटी अपनी रिकमेंडेशन देगी, अपने ऑर्डर जो है गवर्नमेंट को देगी, है ना, फाइनली डिसाइड करेगी, और फिर जो भी सरकार को ऑर्डर दिए जाएंगे, रिकमेंडेशन नहीं, यहाँ पर सीधे ऑर्डर की बात की जा रही है, मतलब जो भी ऑर्डर दिए जाएंगे सरकार को बाध्यता से उसे करना पड़ेगा, बाइंडिंग होगी। और अगर उन्होंने बोल दिया कि इनका नाम टेररिस्ट लिस्ट से हटाना है, शेड्यूल 4 से हटाना है, तो सरकार को हटाना पड़ेगा, और अगर नहीं कहा तो फिर सरकार रख सकती है। ये 2 एवेन्यूज़ के बावजूद भी जो इंडिविजुअल है वो कोर्ट में जा सकता है ना, अगर यहाँ पर जाने के बाद भी उसका नाम नहीं हटता है तो भी वो कोर्ट में जा सकता है और सरकार के ऑर्डर को चैलेंज कर सकता है। ये हमारा आर्टिकल था, होपफुली आर्टिकल आपको समझ में आ गया है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू एंड एन्जॉय।